मौलाना वहीदुद्दीन से बात की है, दिल्ली में बात की है, सभी मौलाना उलेमा तैयार हैं कि अगर हिंदू समाज हमारे साथ बैठे तो हम गाय के कत्ल के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। और इस बार आप जानते हैं कि ईद पर जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है बरेली, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि कत्ल न किया जाए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं श्री सुदर्शन जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बार और मुसलमानों ने उनकी बात को माना, आदर दिया और नहीं हुआ इस बार गाय का कत्ल ईद पर, बकरीद पर। तो यह प्रश्न हल हो सकता है, समाज के स्तर पर, हिंदू मुसलमानों के स्तर पर हल हो सकता है। ये सब बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। मैंने कहा आप अगर इसको मानते हैं तो समाज भी हल कर लेगा। तो कोर्ट ने मान लिया कि सामाजिक रूप से गाय की रक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की दोस्ती भी इससे बढ़ती है। फिर तीसरी हमने कहा कि यह संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है कि गाय बचे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, देखिए संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश की आत्मा होती है। संस्कृति और सभ्यता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं और आप हमेशा याद रखें इसको। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अगर यहां मंच पर मैं आपको एक कोई ऐसी महिला को पेश करूं जो मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो आप तुरंत देख के पहचान लेंगे कि ये मराठी है। अगर कोई एक महिला ऐसी आए जो बंगाली स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये बंगाली है। अगर कोई महिला गुजराती स्टाइल की साड़ी पहन के आए तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये गुजराती है। अगर कोई महिला पंजाबी स्टाइल की साड़ी पहन के आए तो भी आप पहचान लेंगे ये पंजाबी है। माने मैं क्या कहना चाहता हूं, साड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो संस्कृति है और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी को बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं उसी को संस्कृति कहते हैं, और जो एक चीज कॉमन है सब में वो साड़ी है, उसको सभ्यता कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में गाय है। क्यों? हर सभ्यता के केंद्र में अर्थव्यवस्था होती है और हर अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके से संस्कृति निरूपित होती है। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल जो है ना वो अर्थ है और अर्थ का मूल जो है वो कार्य है। अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है। माने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी वहां धर्म नहीं टिकता। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और उन्होंने ये परिभाषा किस लिए दी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारी संस्कृति का केंद्र है उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाषा दी। तो भारत में अर्थव्यवस्था कहां से चलती है? धर्म चलाना हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब भारत की खेती और शेतकरी मजबूत हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 77% हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है और खेती की सबसे ज्यादा मजबूती गाय के शेण और गोमूत्र से जुड़ी हुई है। यूरिया, डीएपी तो क्षेपक के रूप में आया है। यूरिया, डीएपी हमारी खेती का आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा। ये तो पिछले 40 साल में आया और 40 साल में जिन लोगों ने इसको लाया उनसे भी मैंने बातें की। ये बड़े बड़े जो कृषि विद्यापीठ खुले हुए हैं ना, इनके प्रोफेसर्स और इनके रिसर्च स्कॉलर्स को पूछा है कि ये यूरिया, डीएपी आपने क्यों लाया? तो उन्होंने कहा हमने थोड़ी लाया, सरकार ने लाया। हमने तो भोंपू की तरह से गांव गांव में बजाया कि यूरिया वापरो, डीएपी वापरो। लाया तो सरकार ने क्यों लाया? तो कहते हैं कि यूरिया, डीएपी बेचने वाली कंपनियां ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेशन देती हैं। राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा डोनेशन मिले तो आवश्यक है कि रासायनिक खत ज्यादा बिके। तो हर एक राजनीतिक पार्टी की सरकार जब आएगी तो खत बिकवाएगी। खत बिकवाने के लिए कृषि विद्यापीठ के प्रोफेसरों को भोंपू की तरह से इस्तेमाल करेगी। वही हो रहा है। हर एक प्रोफेसर कहता है यूरिया वापरो, डीएपी वापरो, और मजे की बात है कि वो प्रोफेसर अपने क्षेत्र में नहीं वापरता उसको। हाँ,
अपने क्षेत्र में नहीं डालेगा यूरिया, डीएपी, सुपर। कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो, डीएपी डालो। हमारे भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं ना, एमएस स्वामीनाथन, उनका घर में देखने गया एक बार, तो उनके खेत में आज तक यूरिया नहीं डाला, लेकिन सबको पूरे देश में यूरिया डलवाया। अब स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चूक हुई। एक दिन मैंने पूछा क्यों, तो उनका बात ऐसी है कि उस समय मैं सरकार की पगार खाता था, इसलिए जो सरकार कहे वही कहता था। अभी मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब मैं वो कहता हूं जो सच है। और आपको माहिती है कि एमएस स्वामीनाथन इस समय महाराष्ट्र सरकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी के चेयरमैन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी, सेंद्रीय खेती करने वाला जो कमीशन है उसके चेयरमैन है। थोड़े समय पहले तक यही सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालो ऐसा बोलते थे। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट एक बहुत बड़ा होक्स है। वो होक्स क्या है? खेत में जितना भी यूरिया डालो वो कभी काम में नहीं आता, कभी नहीं काम में आता। कारण क्या है कि यूरिया की किसी भी पीक को जरूरत ही नहीं है, काम में कैसे आए? तो आप बोलेंगे जी यूरिया से तो भोजन बनता है, भोजन तो पीक को चाहिए, पौधे को चाहिए। पौधे का भोजन यूरिया से नहीं बनता है, पौधे का भोजन सूर्य के प्रकाश से बनता है। विज्ञान की एक क्रिया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। उसमें हर पौधा सूर्य के प्रकाश को शोषित करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। उसमें यूरिया की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि वो तो माटी में डलता है। माटी से पौधा क्या लेता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है और पानी लेता है, और भोजन तो पौधा सूर्य के प्रकाश से बनाता है। और सामान्य रूप से शेतकरी जब यूरिया डालते हैं तो वो कब डालते हैं? पेरनी होती है, फिर उसके बाद बीज डालते हैं, अंकुरण होने के 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं। और विज्ञान का नियम यह है कि पौधा 20 दिन के बाद सूर्य प्रकाश से भोजन लेना शुरू कर देता है। तो यूरिया तो अनयूज्ड, बेकार पड़ा रहता। फिर ये करता क्या है यूरिया? ये यूरिया खेत की माटी में जब जाता है तो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जंतु होते हैं, माइक्रोब्स जिनको कहते हैं, उनको मार डालता है। हाँ, आप कभी यूरिया का प्रयोग करिए। क्या हमारे खेत की मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें से कुछ तो आंख से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। जो आंख से दिखते हैं उसमें से एक है गांडूल, अर्थवॉर्म। उसको पकड़िए और उसके ऊपर यूरिया डालिए, 3 मिनट में तड़प तड़प के मर जाता है। तो जब हम टनों टन यूरिया डालते हैं तो गांडुल मर जाता है, और गांडुल जैसे करोड़ों जीव मर जाते हैं। उनके मरने के बाद क्या होता है कि मिट्टी में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उन गांडुल के शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो मिट्टी को मिल जाते हैं, और इसलिए 1-2 बार पीक अच्छा आ जाता है। तो यूरिया की भूमिका जो है वो हत्यारे की भूमिका है। और ये भूमिका कुछ इस तरह की है, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मर जाए, आप उसका अंतिम संस्कार मत करिए, जलाइए मत, उसको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए। थोड़े दिन में वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब उस मिट्टी पर एक आम का झाड़ लगा दीजिए, सबसे जास्ती आम का फल उसी झाड़ पे आएगा। ये मैंने खुद करके देखा है। कोई गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उसको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए, आम का झाड़ लगा दीजिए। सामान्य रूप से आम का झाड़ 3 वर्ष के बाद फल देता है, लेकिन गाय को जहां दफन किया है वहां लगा दीजिए तो 2 वर्ष में ही फल देता है, और कम से कम 4000 आम पहले ही साल में मिल जाएंगे आपको। कैसे हुआ? गाय के शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मनुष्य के शरीर में भी है, गाय के शरीर, वो मिट्टी को मिल जाते हैं, उनकी ताकत पर पीक आता है। तो कई बार शेतकरी को ये भ्रम हो जाता है, गैर समझ, कि यूरिया डालने से बहुत पीक आता है। वो एक ही बार आता है जब जीव मरते हैं, और दूसरी बार डाला तो मरने के लिए कोई जीव बचा नहीं, तो पीक नहीं आएगा। फिर वो अपना सिर पीटता है शेतकरी। फिर क्या सोचता है, मैंने कुछ कम डाला तो अगली बार उससे भी ज्यादा डाल, फिर अगले साल और ज्यादा डालता है, और डालते डालते हालत वहां पहुंच जाती है कि यूरिया डालते डालते वो खुद मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है।
कारण क्या है? यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है और यूरिया का भाव भी बढ़ता जाता है। 15 साल पहले 70 रुपए का 50 किलो यूरिया था, अब 270 रुपए का 50 किलो। 15 साल पहले डीएपी 4 रुपए किलो था, अब 22 रुपए किलो। तो यूरिया डीएपी का भाव बढ़ा तो खेती का लागत खर्च बढ़ा, लागत खर्च बढ़ा लेकिन उत्पन्न नहीं बढ़ा तो खेती घाटे में आई। तो वो बैंक से कर्जा लाया, कर्जे पर 14% का ब्याज भरना है और वो भी चक्रवर्ती ब्याज भरना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई तो हाथ में शेतकरी के कुछ नहीं है, तो बैंक वाले आके खड़े हैं कि लाओ पैसा वापस, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर पीता है और आत्महत्या कर लेता है। हर साल भारत में 56,000 शेतकरी आत्महत्या करते हैं, हर साल। महाराष्ट्र उसमें हाईएस्ट है। पिछले साल महाराष्ट्र में 856 शेतकरी ने आत्महत्या किया है। आंध्र में लगभग 750 है, संपूर्ण भारत में 56,000 और इस साल भी यही हाल है। तो शेतकरी को आत्महत्या से अगर बाहर निकालना है और खेती को केंद्र बिंदु मानकर कुछ कराना है तो उसका एक ही उपाय है, गाय का शेण और गाय का मूत्र। यूरिया डीएपी से खेती करके शेतकरी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यूरिया डीएपी से खेती करने से खर्चा इतना बढ़ता है। 1 हेक्टेयर का खर्चा 15 साल पहले मेरे घर में 1,500 रुपए आता था, लागत खर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वही 1 हेक्टेयर का खर्चा 14,000 रुपए ये साल में आता है। 1 हेक्टेयर में पहले मुझको 12 क्विंटल कापूस आती थी और 2,500 रुपए क्विंटल के भाव में मैं बेचता था, तो मुझे लाभ होता था। अब इस साल 1 हेक्टेयर में 3 साढ़े 3 क्विंटल कापूस आई है और भाव उसको 1,700 रुपए क्विंटल है। मेरे जैसे शेतकरी सिर पीट रहे हैं, अपना क्या करें। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर भारत के शेतकरी को आत्महत्या के दुष्चक्र से निकालना हो तो एक ही रास्ता है, गाय का शेण और गोमूत्र। क्योंकि 1 किलो शेण है तो 33 किलो खत बनता है और गाय के शेण को उपयोग करें तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल कापूस मिलता है। गाय के शेण को उपयोग करें तो 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 70 से 80 टन ऊस मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 19 से 20 क्विंटल तुअर की दाल मिलती है। गाय का शेण उत्पन्न करें तो 1 एकड़ में रोज लगभग 50 से 60 किलो भाजी पाला टूटता है। गाय का शेण उपयोग करें तो 1 एकड़ में 33 क्विंटल धान आता है। माने हर चीज पीक ज्यादा लेना हो तो गाय का शेण है, क्योंकि गाय के शेण में वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भूमि को चाहिए। यूरिया डीएपी में सिर्फ 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। गाय के शेण में 17 है। तो ये बात समझ में आ गई कोर्ट को। फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि यही बात है। तो फिर डिसीजन देने में उन्होंने देर नहीं किया और ये डिसीजन आ गया। अब डिसीजन ये कहता है, जजमेंट ये है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। और दूसरा जजमेंट का पार्ट है कि भारत की सभी राज्यों की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि उनके राज्य में गाय का कत्ल नहीं हो। और जजमेंट का तीसरा पार्ट है कि भारत का हर नागरिक जिसको संविधान से अधिकार है नागरिकता का, अब उसकी जवाबदारी है कि वो गोरक्षा करे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिक को गाय बचाने की जिम्मेदारी लेनी है। सरकार को तो लेनी है, नागरिकों को भी लेनी। माने आप सब इससे बंधे हुए हैं, मैं और आप। अब मैं आपसे कहने आया हूं वो ये कि जजमेंट तो आ गया है, आपको गाय बचानी है, मुझे भी गाय बचानी है। अब ये गाय बचाने का रास्ता क्या है? इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप अपने राज्य की सरकार पर दबाव डालिए कि जल्दी से गोरक्षा का कानून बनाए और महाराष्ट्र में लागू करे और एक भी कत्ल खाने में गाय ना कटे। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। इसके लिए क्या करना है? आपके मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी को हजारों की संख्या में पत्र भेजिए, मेमोरेंडम दीजिए, निवेदन करिए और उनको एक ही बात पूछिए कि आपको भूतपूर्व होना है कि अभूतपूर्व।
अगर आप भूतपूर्व होना चाहते हैं तो गो हत्या चालू रखिए, हम आपको भूतपूर्व बना देते हैं अभी थोड़े दिन में। और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो गो रक्षा का कानून पारित कर दीजिए विधानसभा। और महाराष्ट्र में ये आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र को तो विधानसभा में पारित करने का कुछ जरूरत नहीं है, पारित हो चुका है। राष्ट्रपति का सही नहीं हुआ है उस पर अभी तक, कानून तो बन गया है। जब यहां युति सरकार थी ना, शिवसेना बीजेपी की, तभी ये कानून बन गया था विधानसभा में, तो पास हो गया। राष्ट्रपति के पास गया नहीं सही के लिए, वो पड़ा हुआ है। तो इतना करना है कि मुख्यमंत्री इसको जल्दी से राष्ट्रपति के पास भेज दो। राष्ट्रपति तैयार है सही करने के लिए, क्योंकि 100% वेजिटेरियन है। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति है और 100% शाकाहारी है। शाम को खिचड़ी खाते हैं, सवेरे दाल रोटी खाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर भी दाल रोटी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो वो तो तैयार है, सही करने में देर नहीं। मुख्यमंत्री भेज नहीं रहा है। कारण क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के टेके से सरकार चल रही है। और शरद पवार क्या बोला? मैं बोला आपको, गाय को क्यों बचाना, वो तो बेकार है, बूढ़ी हो गई है, तो कत्ल हो जाना चाहिए। तो इस समय यहां जो सरकार चल रही है उसमें एक पक्ष गाय का समर्थन नहीं करता, तो उनके लिए थोड़ा संकट है। लेकिन आप इस संकट को ठीक करिए। ठीक ये करिए, औरंगाबाद से कम 10-20 हजार पत्र मुख्यमंत्री को भिजवा दीजिए। पता आप सब जानते हैं, कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता। और पत्र में सीधे एक ही भाषा में बात करिए कि भूतपूर्व होना है या अभूतपूर्व, आप तय करें। क्योंकि जो गाय के कत्ल का समर्थन करते थे वो सभी मुख्यमंत्रियों को हमने भूतपूर्व बना दिया है। चंद्रबाबू नायडू, देख रहे हैं ना, हाईटेक चीफ मिनिस्टर, अभी चप्पल चटकाते हुए हैदराबाद में घूमता रहता है, कोई पानी को भी नहीं पूछता उसको। दूसरा एक मुख्यमंत्री हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला, वो भी गो हत्या का समर्थन किया, वो भी भूतपूर्व हो गया। ममता बनर्जी, वो हुई ही नहीं है तो भूतपूर्व क्या होगी? आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनी, बनने का भी कोई चांस दिखता नहीं। तो आपके मुख्यमंत्री को कहिए कि देखिए जी, भूतपूर्व होना है तो बहुत अच्छा, अभूतपूर्व होना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जल्दी से ये हस्ताक्षर करा लो राष्ट्रपति के। फिर वो कहेंगे जी सरकार गिरती है, गिर जाने दो, दोबारा चुनाव लड़ो इसी मुद्दे पे, तो पूरी मेजोरिटी से आ जाओगे, चिंता मत करो उसकी। तो आपको ये दबाव बनाना है अपने मुख्यमंत्री पर, और यही दबाव हर राज्य के नागरिकों को बनाना है अपने अपने मुख्यमंत्रियों पर, कि सभी राज्यों में गोरक्षा का कानून बने। तो ये तो एक काम हुआ, और इसको आप करेंगे सब मिलकर, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आप अगर किसी संस्था में हैं तो संस्था की तरफ से करें, व्यक्तिगत रूप से भी करें। कोई संस्था के लेटर हेड पर हस्ताक्षर के साथ भेजें, 100, 200, 500 हस्ताक्षर के साथ के ये करो। व्यक्तिगत पत्र भी भेजें, ईमेल करें, फैक्स करें, जो कर सकते हैं करें। दूसरा एक काम इससे भी बड़ा करना है, वो ये कि गाय कटती तब है जब वो बाजार में बिकती है, और गाय काटने वाले तो कुरैशी हैं, पालने वाले तो सब हिंदू हैं। तो हम इस देश के हिंदुओं को इस बात के लिए कन्विंस करें कि तुम गाय बेचो मत, कटेगी नहीं। तो वो कहता है जी गाय इसलिए बेचनी पड़ती है कि वो दूध नहीं देती, वही कुतर्क। तो उसको समझाना है कि भले दूध नहीं देती, मूत्र तो देती है, शेण तो देती है, और उसके शेण और मूत्र से लाखों रुपए की आमदनी है, तुम क्यों परेशान हो दूध के लिए? गाय तो मुख्य रूप से शेण और मूत्र के लिए पालो, दूध तो बोनस है, असली तो शेण और मूत्र है जो लाखों रुपए की इनकम दे रहा है। और हर शेतकरी को यह समझाना है कि तुम तुम्हारे गांव की गाय का शेण इकट्ठा करो, एक गोबर गैस प्लांट बनाओ, उसमें से गैस निकालो, गैस को सिलेंडर में भरो, घर में इस्तेमाल करो, तुम्हारे ट्रैक्टर में लगाओ, तुम्हारी गाड़ियों में लगाओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे तरीके से चलाओ, डीजल खरीदने की जरूरत नहीं। और सब गांव में ये हो सकता है, असंभव इसमें कुछ नहीं।
बस उनको बताने की जरूरत है। और दूसरा, शेतकरी बांधवों को यह बताने की जरूरत है कि यूरिया डीएपी से जो तुम खेती कर रहे हो ये तुम्हें आत्महत्या में लेके जा रही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यूरिया डीएपी बंद करके शेल खत वापरना शुरू कर दो। मैंने मेरी जितनी शक्ति है और क्षमता है उसके अनुसार ये प्रचार करना शुरू किया है और इसका अच्छा परिणाम भी है। पिछले करीब 1.5-2 वर्षों में 50,000 से ज्यादा शेतकरी बांधवों को मैंने ये समझाया। उसका परिणाम यह है कि उनमें से 5,000 शेतकरी बांधवों ने शेल खत वापरना शुरू किया है और वो कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा खर्चा 90% कम हो गया है और उत्पन्न 10 से 15% बढ़ गया है। तो दोनों ही स्तर पर उनको लाभ है। अब ये बात तेजी से गांव-गांव फैलाने की जरूरत है। अब होता है तो फिर गुणगान शुरू करते हैं, ओ गाय माता है, बहुत अच्छी है, हमारी आई कहती थी, आई की आई भी कहती थी, हमने तो बचपन में बहुत पूजा किया है। वो सब अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू करते हैं क्योंकि लाभ मिलता है। थोड़ा आदमी हो गया है स्वार्थी, शहर का तो ज्यादा हो गया है। जब तक लाभ नहीं मिलता तब तक किसी का बखान भी नहीं करता, तो फिर गाय का बखान करता है, तो फिर कुतर्क नहीं करता, तो फिर आपके रास्ते का अवरोध नहीं बनता, तो आप उसकी डायबिटीज ठीक करते जाओ। इलाज मैंने बता दिया, सवेरे 25 मिलीग्राम गोमूत्र पीना और 1 तास के बाद मेथी दाने को रात में पानी में डालकर सवेरे वो पानी पी के और एक पीछे से मेथी दाना खाना है। तो इससे डायबिटीज कंप्लीट क्योर शब्द बात कर रहा हूं मैं, एलोपैथी वाला बात नहीं करता। ये एलोपैथी वाला कहता है कि डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। वो कहते हैं कि कंट्रोल तो होती है, क्योर नहीं होती, लेकिन गाय के मूत्र में कंट्रोल कुछ नहीं होता, क्योर ही होता है। आप पूछोगे जी क्या है ऐसा उसमें? गाय के मूत्र में वो केमिकल हैं जो आपके शरीर के इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। वो गोमूत्र में है और भगवान का दिया हुआ है, तो इसलिए ये होता है। और मैंने तो डायबिटीज बोला इसलिए क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं। ऐसा कोई भी रोग मिले आपको, अस्थमा है, अस्थमा, उनको बोलो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे 25 मिलीग्राम और पीछे से 1 घंटे बाद दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ लो तो अस्थमा भी ठीक, महीने सवा महीना। ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक, ट्यूबरकुलोसिस 4 महीने में ठीक। फिर कोई कहेगा कि हमको और भी कुछ बीमारी है, मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, उसको कहो कि सवेरे गाय का मूत्र पियो 25 मिलीग्राम और 1-1.5 घंटे के बाद कपूर खा लो केले में डाल के। केला है ना, केले को छीलो, बीच में कपूर डालो और केला खा जाओ। तो मुश्किल से 15-20 दिन लगता है, मूल व्याध, बवासीर, भगंदर ठीक। फिर कोई कहता है जी मुझको तो बहुत गंभीर बीमारी है, खून नहीं बनता, तो उनसे कहो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे सवेरे और रात को गाय के दूध में गाय का तूप मिला के पियो तो खूब खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर कोई कहेगा मुझे नींद नहीं आती रात को, तो उससे कहो कि गाय का मूत्र पियो और मेथी दाने का पानी, दोनों से बहुत अच्छी नींद आती है। फिर कोई कहेगा कि मुझे बहुत खराब खुजली हो गई है, दाद हो गया है, खाज हो गई है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उसको कहो कि गाय के मूत्र की मालिश करो और सवेरे मेथी दाने का पानी पियो। मेथी दाने के पानी के साथ कड़ू नीम के पान का पानी पी लो तो और जल्दी ठीक होगा। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं होती। इवन कैंसर, गले का कैंसर तो बहुत आसानी से ठीक होता है। गले में किसी को भी कैंसर हो उसको बोलो गोमूत्र पियो और उसके 1-1.5 घंटे के बाद वो आता है ना हड़द, ताजा हड़द, उसका 2 चम्मच रस निकाल के पी लो 1-1.5 घंटे के बाद, अद्भुत काम करता है गले के कैंसर। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे लिए औषध के रूप में हम उपलब्ध नहीं। 2 ही चीजों का ध्यान रखना, स्वयं पाक घर और गाय का मूत्र, क्योंकि मैंने जो कुछ बोला, मेथी बोला, दालचीनी बोला, हड़द बोला, ये सब स्वयं पाक घर में। स्वयं पाक घर में 148 औषध है, उनका गोमूत्र के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एक खराब बीमारी होती है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, कामड़ा, इसका सबसे अच्छा है गाय का मूत्र पियो सवेरे और 1-1.5 घंटे के बाद चूने का पानी दही में मिला के खाओ। तो जो जॉन्डिस को एलोपैथी के डॉक्टर 1 महीने में ठीक करते हैं वो 8-10 दिन में ठीक होते हैं।
लीवर सिरोसिस, जॉन्डिस से भी ज्यादा खराब डिसीज है, वो भी ठीक होती है। कोई कहता है कि मुझे जलन बहुत होती है, पेट में आग पड़ती है, गैस्ट्राइटिस बहुत हुई है, उनसे कहो गाय का मूत्र पियो और खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दो, तो खराब से खराब गैस्ट्राइटिस ठीक होती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती। एक सबसे खराब बीमारी पूरी दुनिया में है गैंग्रीन और ऑस्टियोमाइलाइटिस। गैंग्रीन में आप जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, जिस भी शरीर के हिस्से में गैंग्रीन हो काट देते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी काट देते हैं। मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस और गैंग्रीन के पेशेंट खाली गोमूत्र से ठीक किए। और उसका इलाज क्या है, हमारे घर में बाजार में एक फूल आता है जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, मैरीगोल्ड, बोटेनिकली कहते हैं कैलेंडुला, मराठी में कहते हैं झंडू का फूल। ये जो झंडू का फूल है अद्भुत है, इसकी चटनी बनाओ गोमूत्र में, और वो चटनी को गैंग्रीन जहां है उस हिस्से पे लगाओ, या ऑस्टियोमाइलाइटिस 3-3.25 महीने लगातार करो, कंप्लीट क्योर होता है गैंग्रीन, बिना कट किए, बिना एम्प्यूटेशन के। आंख की एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी डरते हैं, क्योंकि गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगी। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में सिर्फ इतना कि गाय के मूत्र को 2-2 थेंब आंख में डालो, महीने सवा महीने में रेटिनल डिटैचमेंट ठीक होता है। अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट डिसॉल्व होता है, आंखों का चश्मा उतारना है तो वो चश्मा उतर जाता है। कोई आई अगर गर्भावस्था में है तो सामान्य रूप से क्या होता है, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय की तकलीफ होती है, गर्भाशय डिस्प्लेस हो जाता है अपने स्थान से अलग। अब डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है, ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गर्भाशय को ही काट के निकाल देते हैं। ये इलाज नहीं है, उसको वापस उसके स्थान पर स्थापित करना है। इसमें गोमूत्र सबसे अच्छी दवा है। गोमूत्र पिलाओ और उसको बोलो कि मेथी के लड्डू बना के खाए। हाँ, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाएगा तो फिर मेथी के लड्डू गुड़ के साथ बना के खाए, थोड़ा गोमूत्र पिए, तो गर्भाशय अपने स्थान पे वापस आ जाता है। और किसी आई को गर्भावस्था अगर प्रारंभ हुई है तो उसको बोलो कि रात को 1 गिलास गाय का दूध तूप मिला के पिए गाय का, और सवेरे गाय के दूध का दही बनाकर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन में सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सिजेरियन बच्चा हो। और उस बच्चे को अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोलियो के वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शहर के लोगों में जो कुतर्क घुस गया है, ये दूर करने में बहुत मदद करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई जब तक आप बोलते हैं तब तक तो याद रहता है, 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, क्या करें? तो उसका भी मैंने एक इलाज कर दिया है कि ये जितनी भी माहिती मैंने दी इसकी भी एक पुस्तक बनाई है। उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, गाय के मूत्र से क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, 148 रोग में आप कैसे कर सकते हैं, वो भी पुस्तक है, वो भी बाहर है। एक और पुस्तक बनाई है कि गाय मूत्र के साथ मैं बार बार बोल रहा था ना, मेथी दाना, कभी दालचीनी, कभी हड़द, इसकी एक पुस्तक अलग से बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन डिसीज जितनी हो जाती है। एक पुस्तक मैंने बनाई है कि गोमूत्र और स्वयं पाक घर दोनों मिलाकर कोई भी व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है, डॉक्टर के पीछे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। और आजकल मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खराब नहीं, डॉक्टर तकलीफ दे, कैसी कैसी तकलीफें देते हैं। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ आपका, तो कहेंगे जी हाई है, और तुरंत बोलेंगे आप कभी भी मर सकते हो। तो क्या करो, ऑपरेशन करा लो। कौन सा ऑपरेशन? एंजियोप्लास्टी। तो आप पूछोगे डॉक्टर 2-3 दिन का समय तो दे दो। अरे 2 दिन नहीं, 20 मिनट में मर जाओगे तुम, आ जाओ, बेड खाली पड़ा है, तुम्हारे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बांधा है, इसमें एसी भी लगा है, कंप्यूटर भी है, और इसमें टीवी भी लगा है, अभी ये होटल जैसा है, आ जाओ जल्दी भर्ती हो जाओ। बेचारा डर के मारे भर्ती हो जाता है। डॉक्टर क्या करेगा, पहले एंजियोग्राफी करेगा, फिर उसको दिखाएगा देखो यहाँ 70% ब्लॉकेज है, यहाँ 80% है, या 90% है, डर गया, अब क्या, तुरंत ऑपरेशन कराओ। तो वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में क्या है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्टंट डालते हैं, स्प्रिंग, तो 3 रुपए 80 पैसे की बनती है, और बिल 1 लाख रुपए बन जाता है उसका।
क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है, कंपनी का कमीशन है, एजेंट का कमीशन।